गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास। सो हम इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ रहे थे, चैप्टर हमारा, जिसमें हमने दो वीडियोस में ऑलरेडी इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। नाउ दिस इज़ पार्ट थर्ड। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इस आंसर करने के लिए पहले हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा, असेंबली, सभा मीन्स असेंबली, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर। चाहे इलेक्शंस लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, दोनों ही इलेक्शंस हर 5 ईयर्स में कराए जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। और हर 5 साल में ये जो होते हैं, इनकी जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो जाता है और दूसरी टीम आ जाती है, दूसरी पार्टी आती है इलेक्ट होके। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं कंट्री के लिए। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन द फ्यू डेज। जो इलेक्शंस होते हैं हर जगह पे, मतलब जैसे अजमेर या राजस्थान, तो एक ही दिन में होंगे अजमेर में सारी जगह पर। तो मतलब कि अलग अलग दिन नहीं होते इलेक्शंस, एक ही दिन होते हैं किसी भी जगह का। जो मतलब जैसे अजमेर है तो पूरे अजमेर में एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। समटाइम्स इलेक्शन इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रीजनरेशन ऑफ अ रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। ये जो जनरल वो होते हैं इलेक्शंस, ये सिर्फ एक ही चीज़ से रुक सकते हैं। मतलब इलेक्शन क्यों कई बार जैसे अगर डिसाइड हुआ कि अगर 2 दिसंबर को होना है तो वो 2 को होगा, बस वो जब रुकेगा या तो कोई जो मेंबर है उनका जो पार्टी का, उसकी डेथ हो जाए या कोई रिज़ाइन कर दे, मतलब छोड़ दे पार्टी को कि मेरे को इस पार्टी के लिए काम नहीं करना, तो उस केस में जो इलेक्शंस होते हैं वो पोस्टपोन भी हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। पर हम इस चैप्टर में अभी सिर्फ जनरल इलेक्शंस पर ही ध्यान देंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। हमने अभी पहले हरियाणा की केस स्टडी करी थी, जिसमें हमने हरियाणा के MLAs के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वो इलेक्ट करते हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLA। क्या हम ये सोच सकते हैं कि हर आदमी 90 MLAs मतलब सबको वोट देगा? नो। You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system. The representation, the country is divided into different areas. हमारा इतना बड़ी कंट्री तो पूरी 90s के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। जो सिर्फ एक पर्सन है, जो उसके एरिया से जो पार्टीज़ हैं वो सिर्फ उन पे ध्यान देगा। क्या पूरे 90 MLA पे देगा? नहीं। 90 MLA के लिए उसके यहाँ से अगर सिर्फ 10 लोग हैं तो वो उन 10 में से चूज़ करेगा, पूरे 90 में से चूज़ नहीं करेगा। सिर्फ उसे अपने एरिया से मतलब है, क्योंकि कंट्री इतना बड़ा है इंडिया, उसके स्टेट्स भी बड़े हैं, तो हर इंसान हर जगह के लिए नहीं कर सकता। हर पार्टी जो है अपने इंसान को अलग अलग एरिया में भेजती है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको अलग अलग एरिया में सेंड करती है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है, लाइक नॉर्थ हरियाणा, साउथ हरियाणा। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ एक आदमी एक ही एरिया रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें तो पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब पार्ट्स में बांट दिया जाता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। जो भी मेंबर रिप्रेजेंट करता है हम उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। One of the feature of democratic election is that every vote should have equal value। और इसकी एक बात ये और होती है कि हर वोट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। That is why our constitution requires that each constituency should have roughly equal population living within it।
तो इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि वोट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो उसकी पॉपुलेशन होती है उसके इक्वल होते हैं। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम स्टेट की बात करें तो हर स्टेट भी इक्वल उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बटा हुआ होता है। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर, और इस केस में जो मेंबर इलेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले हमने क्या बोला था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो स्टेट के लिए होता है उसको वो कंट्री के लिए था। ये क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA। वो कंट्री के लिए होती है, इंडिया के लिए ये स्टेट के लिए होता है, लाइक राजस्थान। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के लिए भी इलेक्शंस होते हैं। ईच म्यूनसिपैलिटी और जो पंचायत होती है ये लोकल गवर्नमेंट है, और जो MLA होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, और जो पार्लियामेंट वाले मेंबर्स हैं ये नेशनल गवर्नमेंट होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड। कोई भी विलेज हो या सिटी हो उसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ईच विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर काउंटेड एज सीट, और इनको क्या बोला जाता है, सीट। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इज इन वन असेंबली। एक सीट एक असेंबली की होती है। व्हेन वी से दैट लोकसभा और लोकदल won 60 सीट्स इन हरियाणा, इट मीन्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल won 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब हम 60 सीट्स बोलते हैं तो उसका मतलब कहता है उसमें 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब 60 जो एरियाज थे मतलब उनसे जीता है वो इन द स्टेट, एंड थस लोकदल हैड 60 MLA इन द असेंबली। और इसलिए 60 MLA किसके बनते हैं, उस असेंबली के बनते हैं, लोकदल के। ठीक है, तो देखिए जैसे ये इसको इस पार्ट्स में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस पिंक इज 8। तो अब 8 एरियाज़ के बेसिस पे वो होगा, इलेक्शंस होंगे, और हर रीज़न से एक आदमी होगा रिप्रेजेंटेटिव। और अगर कोई इन 8 में से सपोज 4 पे जीत गया या 5 पे जीत गया तो हम क्या कहेंगे, उसके कितने मेंबर बनेंगे MLA में, 5। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब हम देखेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शंस होते हैं इसमें कुछ रिजर्व कोटा भी होता है जिसमें उनको उन्हीं लोगों को लेना होता है। अब अ कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। ज़रूरी होता है कि जो जिसके लिए जहाँ आना है वही उन्हीं लोगों को लिया जाए, क्योंकि हम इंडिया में इक्वालिटी को फॉलो करते हैं तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। The constitution makers, however, were worried that an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to Lok Sabha and the state legislative assembly. इसलिए हमें competition को तो ठीक है देख रहे हैं, लेकिन जो रूल होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये हमें फॉलो करना ही होता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा। They may not have the required resources, education and contact to contest and win elections against other. पर जो लोग होते हैं रिजर्व में इनके पास कई बार इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती, रिसोर्सेज यानी साधन नहीं होते कि वो जो पार्टीज़ हैं उनसे कांटेक्ट कर सकें और रिप्रेजेंटेटिव बन सकें यानी इलेक्शन में खड़े हो सकें। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election. और जो रिसोर्सफुल और पावरफुल होते हैं मतलब जिनके पास साधन होते हैं, जो के पास पावर होती है, वो इन लोगों को दबा देते हैं ज़्यादातर और खुद जीतने की कोशिश करते हैं। If that happen, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of the significant section of our population. और अगर ऐसा होगा तो कुछ ही लोग होंगे जो कंट्री पे रूल कर पाएंगे, और अगर कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब कुछ सोसाइटी ऐसी रह जाएंगी जिनसे कभी कोई रिप्रेजेंटेटिव बन ही नहीं पाएगा, लाइक SC ST है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, वुमेन, तो इसलिए किया जाता है इनको एक रिजर्व कोटा दिया जाता है ताकि इनको भी खड़ा करना ज़रूरी है। अगर किसी भी पार्टी से ये लोग नहीं होंगे तो उस पार्टी को इलेक्शंस जो हैं वो नहीं लड़ने दिए जाएंगे। So the makers of our constitution thought of season special system of reserved constitution of the weaker section. Some constituents are reserved for people who belong to scheduled caste SC and scheduled tribes ST. तो इनको भी
लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में इक्वालिटी है, इनको भी पूरे राइट्स हैं और हमें इन्हें भी वही पूरा फॉलो करना होगा जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं, सबके साथ करना है। तो इसलिए क्योंकि इन सेक्शंस को कुछ लोग कोशिश करते हैं दबाने की, कम करने की अपने पावर से और रिसोर्स से, इसलिए इनको लेना कंपलसरी होता है इलेक्शंस। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। ये कंपलसरी होता है कि कुछ लोग शेड्यूल कास्ट से हों और कुछ शेड्यूल ट्राइब से हों। Similarly, only those belonging to scheduled tribes can contest an election from the constituencies reserved for ST। तो जो रिजर्व्ड सीट्स होती हैं उन पे सिर्फ वो ST वाले और SC वाले ही लेंगे इलेक्शंस में। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 आर शेड्यूल्ड। अगर हम अभी देखें तो लोकसभा में 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। द नंबर इज एन इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन टोटल पॉपुलेशन, थस द रिजर्व सीट फॉर SC एंड ST डू नॉट टेक अवे द लेग्यूमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल। और इसको कोई और सोशल ग्रुप नहीं ले सकता। This system was reservation was extended later to other weaker sections at the district level। और इसी तरह से ये सीट्स SC और ST के लिए लोकल लेवल पे भी रिजर्व्ड हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसमें भी। इन मैनी स्टेट सीट इन रूरल एरिया पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर OBC एज वेल। अब कुछ सीट्स OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्व की जाती हैं। However, the proportion of seats reserved varies from state to state। पर ये स्टेट टू स्टेट चेंज होती हैं। ठीक है, राजस्थान कितनी रिजर्व करेगा, हरियाणा कितनी रिजर्व करेगा, पंजाब कितनी, ये उनकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। सिमिलरली 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एरिया, पर रूरल एरिया में 1/3 रिजर्व होती है और अर्बन एरिया में लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट। और अर्बन एरिया यानी जो शहर होते हैं वहाँ पे वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। Voters list। One of these constituents will decide the next step to decide who can। अब हम वोटर लिस्ट में देखेंगे कि कौन जो इलेक्शंस हैं वो लड़ सकते हैं और नहीं। Once these constituents were decided the next step to decide who can and who cannot vote, कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। This decision can be left to anyone till the last day। और ये लास्ट डे तक पूरी तरह से लोगों पर होता है कि जो वोट देना चाहे वो दे सकता है और जो अगर किसी को लाइक नहीं करता तो वो उसकी विश पे है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस एंड गिव टू एवरीवन। हर को इक्वल चांस मिलता है वोट देने के लिए। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल, एंड इज़ कॉमनली नोन एज वोटर्स लिस्ट। और क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट, जिसमें हर का नाम होता है, हर इंसान का, और उसे वोट देने की पूरी आज़ादी होती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट्स लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और इसी तरह लोगों को पूरी तरह से फर्स्ट डेमोक्रेटिक से लेके आज तक पूरी आज़ादी है कि जो चाहे वो वोट दे सकता है, बस उसकी एज अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए। वो वुमेन हो या मैन हो या कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता है, इससे कोई भी उनका इफ़ेक्ट नहीं होता। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इससे पहले हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा है। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कहता है हर इंसान एक वोट देगा, जिसको एक ही माना जाएगा और इक्वल चांस सबको मिलेगा। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ अपनी मन मर्जी चला रहा है। अगर या तो इंसान के पास इतना अच्छा रीज़न होना चाहिए वो वोट नहीं दे रहा है, तो अदरवाइज़ हमारा इंडियन सिटीज़न होने के कारण ये अपना एक वो है ड्यूटी कि हम राइट वोट दें। Different citizens differ from one another many ways too. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not educated at all, some are kind, others are not kind, but all them are human beings with their own needs and views.
दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से डिसीजन दैट ऑल अफेक्ट देम। तो इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं हैं, कुछ के पास इतना काम है, कुछ के पास कुछ काम नहीं है। सब एक्सक्यूज़ेस को हटा के हमारी ड्यूटी है मोरल कि हमें अपने कंट्री में जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट देना है, और क्योंकि कंट्री के लिए सब इक्वल हैं इसलिए हमें कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं देना। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. इंडिया में कोई भी जो 18 के अबव है, वेदर मैन है वुमेन है, सबको अलाउ है वोट देना। ईच सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। कोई भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है राइट टू वोट, जिसमें ना किसी का जेंडर मतलब करता मैटर कि वो मेल है फीमेल है, कौन सा रिलीजन से है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्हें इंडियन सिटीज़न होने के कारण अपना लीडर खुद चुनने का पूरा हक है और उन्हें वोट देना चाहिए। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सनस विद अनसाउंड माइंड, जो कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं या जिनका दिमाग डिनाइड द राइट टू वोट, कुछ लोग इतने अपने आप को वो करते हैं कि वो वोट नहीं देना चाहते, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। उनको रेयर सिचुएशन में या तो उनको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है बहुत ज़्यादा कि वो नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए अलाउड होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट, और ये गवर्नमेंट की पूरी ड्यूटी होती है कि वोटर लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए। As new persons attain voting ages, names are added to voters list. Name of this move out of places or those who are dead or detected. A complete revision of the list take place every 5 years. This is done to ensure that to remain up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card, that is EPIC, has been introduced. The government has tried to give this card to every person of voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote someone else, but the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs or identity and ration card or driving license. So जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी ड्यूटी है कि वोटर लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए। जो मर गए हैं, डेथ हो गई है, उन लोगों का नाम हटे, जो नए हैं मतलब जो अब 18 के हुए हैं उनका नाम ऐड किया जाए, उनके वोटर आईडी कार्ड बने। तो गवर्नमेंट इस सब को अपडेट करती है और एक कार्ड प्रोवाइड करती है जिसे हम बोलते हैं एपिक, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये इलेक्शंस में वोटर देने के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन इन केस किसी का नहीं बन पाता तो वो किसी और आईडी से भी वोट दे सकता है। थैंक यू।